देश की राजनीति के दो बड़े चैप्टर हैं, एक 2014 के पहले का, दूसरा 2014 के बाद का। 2024 की लड़ाई दरअसल इन्हीं दो चैप्टर से बने परसेप्शन की है। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, और तब से लेकर आज तक कई बार सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस के लिए नारा जस का तस है। जबकि दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बताती है कि बीते 1.5 दशक में भारत में 41 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले। इसमें भी बीता 1 दशक बेहद अहम रहा। तो क्या पीएम मोदी गरीबों के लिए असली मसीहा के तौर पर स्थापित हुए हैं? और अगर हां, तो वो कौन सा विजन है जिसकी बदौलत बदलाव हुआ? हर सवाल का जवाब दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको। कैसा बनाएगा? अच्छा बना। तो अभी मेहमान बहुत आते होंगे, बहुत मेहमानों को खिलाना पड़ता होगा। चुनावी माहौल में विपक्ष मोदी सरकार के बीते 10 साल का बही खाता निकाल रहा था। राहुल गांधी विदेशों में घूमकर बीते 10 साल को पूंजीपतियों पर न्यौछावर बताते फिर रहे थे, और लालू यादव फिट होकर गरीबों का मसीहा वाली गद्दी संभालने बैठे ही थे कि ले लोटा हो गया। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आ गई और विपक्ष का मोदी को एंटी गरीब बताने का एजेंडा धड़ाम से गिरा। रिपोर्ट बताती है कि बीते 15 सालों में देश के भीतर करीब 42 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। साल 2005-6 के बीच 64 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बिता रहे थे। तो क्या गरीबी हटाओ के खोखले नारे नहीं, बल्कि मोदी के विजन विद कन्विक्शन की वजह से देश में गरीबों की तस्वीर बदली? क्या गरीबी से बगावत वाले मोदी संकल्प ने गरीबों का कायाकल्प बखूबी किया? मेरी एक ही जाति है और मेरी जाति है गरीबी, और इसलिए मैंने गरीबी के खिलाफ बगावत की है। भाई और बहनों, मैं अपनी मां को बचपन में रसोई में धुएं से जूझते हुए देखा है। शौचालय न होने की वजह से घर और आस पड़ोस की महिलाओं को पीड़ा सहते मैंने देखा है। बरसात में टपकती छत के कारण दिन रात जागते परिवारों को देखा है। इसमें शक नहीं कि करीब 42 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने के पीछे बड़ी वजह जमीन पर पीएम मोदी की कई बड़ी योजनाओं का असर रहा है। दरअसल यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट का आधार 3 अहम पैरामीटर रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों का जीवन स्तर बड़े पैमाने पर रहा है। स्वास्थ्य के पैरामीटर में 2 अहम बातें शामिल हैं, पोषण और बाल मृत्यु दर। इसके साथ ही एजुकेशन यानी शिक्षा, जिसमें स्कूली शिक्षा और बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति को आधार बनाया गया है। तीसरे पैरामीटर में लोगों के जीवन स्तर को आंका गया। इसमें रसोई के लिए ईंधन, शौचालय, बिजली, पक्का घर और संपत्ति अहम है। कितना समय हुआ? सर अभी 6 महीना भी ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी कल भी मैं एपेक्स हॉस्पिटल में इनका इलाज तो क्या तंबाकू वगैरह खाते थे? जी गुटखा खाते थे। अभी तो सब जी हाँ, अब तो अभी विश्वास आ गया आपको ठीक हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड का पता कैसे चला आपको? जी आयुष्मान का जो आशा आती है उन्होंने कहा कि आपका वो नाम आया है आयुष्मान कार्ड में, तो वो कैंप लगा था, हम लोगों ने जाके वहाँ से बनवाया। बीते करीब 1 दशक में खासतौर पर पीएम मोदी ने इन्हीं पैरामीटर्स पर लोगों की प्राथमिकताओं को रखा और उसका असर दिखा भी। अगर गरीबी रेखा को फांदकर करीब 42 करोड़ लोग लोअर मिडिल क्लास में शिफ्ट हुए हैं, तो इसमें कई अहम योजनाओं का बड़ा योगदान है। इसमें गरीब कल्याण योजना शामिल है, जिसमें गरीबों को फ्री राशन दिया जाता है और लाभार्थी करीब 80 करोड़ के आसपास है। उज्ज्वला योजना है, जिसमें गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की बात है और लाभार्थी हैं 10 करोड़ परिवार।
सौभाग्य योजना, जिसमें बिजली का मुफ्त कनेक्शन गरीब परिवारों को दिया जाता है और 3 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें गरीबों को पक्का मकान देने की बात है और इसके लाभार्थी पूरे देश में करीब 3 करोड़ परिवार हैं। बीजेपी चुनाव के लिए झूठी बातें या झूठी गारंटी कार्ड नहीं बांटती। अगर बीजेपी हर गरीब परिवार को मुफ्त राशन देने की बात करती है तो पूरा राशन गरीब के किचन तक पहुंचता है। बीजेपी अगर आयुष्मान भारत कार्ड देती है तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हर गरीब परिवार को मिलने लगता है। ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले ऐसी योजनाएं चल नहीं सकती थी। मुद्दा दरअसल ईमानदारी से उनको चलाने का था। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि खुद को गरीबों का मसीहा कहने वाले परिवारवादी समाजवाद ने गरीबों का सबसे ज्यादा बंटाधार किया। हालांकि कर्नाटक विजय को कांग्रेस गरीब बनाम पूंजीवाद की लड़ाई बताती रही है। एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई। हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। दरअसल मुद्दा कथनी और करनी का भी है। कहे और किए का फर्क ही आज कांग्रेस को पूरे देश में हाशिए पर पहुंचा चुका है और रही सही कसर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के रिपोर्ट्स और आंकड़े पूरी करते रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की ही रिपोर्ट बताती है कि बीते 15 सालों में 41.5 करोड़ लोग देश के भीतर गरीबी से बाहर निकले हैं। अगर चीन से भारत की तुलना करें तो लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का यह अंतर और बड़ा दिखेगा। चीन ने 2010 से 2014 के बीच 6 करोड़ 90 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला था। वहीं कंबोडिया ने 80 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था, जबकि बांग्लादेश ने साल 2015 से 19 के दौरान 1 करोड़ 90 लाख और पाकिस्तान ने 2012 से 18 के बीच सिर्फ 70 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था। यानी इस आंकड़े में भी भारत चीन से कहीं ज्यादा आगे है। लेकिन चुनौती खत्म नहीं हुई है। 140 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में 22 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर गरीबी के खत्म होने की रफ्तार ऐसी ही रही तो अगले कुछ सालों में नया हिंदुस्तान और चमकदार पहचान गढ़ेगा। तो क्या विपक्ष की तानी गई हवा और असली हकीकत पर मुहर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट लगा रही है? देश में गरीब का भला किसने किया और किसने गरीबों के मसीहा का तमगा लगाकर सत्ता का चारा चरा, क्या अब साफ हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और बात उस खबर की जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। स्पेस में इतिहास रचने का मौका आ चुका। बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 मिशन की। कल यानी गुरुवार को दोपहर 1 बजे से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में तनकर खड़ा है अपना चंद्रयान 3। चंद्रयान की सतह पर, चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर के उतरते ही अंतरिक्ष में हिंदुस्तान के विजय अभियान का एक और कीर्तिमान बन जाएगा। लेकिन इस मिशन से चांद के रहस्यों से पर्दा भी उठेगा। रिपोर्ट की शुरुआत करीब 4 साल पुरानी इन तस्वीरों से इसीलिए क्योंकि नाकामियों से सबक लेकर दोगुने जोश के साथ चांद पर तिरंगा फहराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 14 जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 चांद के लिए प्रस्थान कर जाएगा।
करीब 41 दिन के सफर के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का 6 पहियों वाला लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और ये लैंडिंग होगी चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर। और यही इस मिशन की सबसे खास बात, क्योंकि अगर ये मिशन कामयाब रहा तो भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला देश बन जाएगा। चांद के जिस दक्षिण ध्रुव के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं, उसको एक्सप्लोर किया जा सकेगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ये 3 देश चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए, लेकिन भारत से पहले इनमें से कोई भी देश साउथ पोल पर अपने यान को लैंड कराने की हिम्मत जुटा नहीं पाया। और यही वजह है कि भारत के मिशन मून पर अमेरिका और चीन समेत पूरी दुनिया की नजरें, क्योंकि चंद्रयान 3 का लैंड रोवर वहां उतरेगा जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा। सवाल ये कि आखिर चंद्रमा के साउथ पोल पर ऐसा क्या है कि भारत वहां तीसरी बार अपना यान उतार रहा है, तो जरा समझिए। ये तस्वीरें अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के उस प्रोजेक्ट की जिसे आर्टेमिस नाम दिया गया। इसी साल के अंत तक यानी भारत के चंद्रयान 3 के बाद दिसंबर में नासा चांद के साउथ पोल पर मोबाइल रोबोट भेजने वाला है। इस मोबाइल रोबोट को वाइपर नाम दिया गया। वाइपर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर डेटा इकट्ठा करेगा। नक्शा देख रहे हैं आप, ये चांद के दक्षिणी ध्रुव का वो हिस्सा जहां अलग अलग जगहों पर नासा ने अपने मोबाइल रोबोट को उतारने की प्लानिंग की। असल में चांद के साउथ पोल तक पहुंचना बेहद कठिन टास्क माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कई क्रेटर यानी गड्ढे हैं। ये गड्ढे कुछ सेंटीमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक हो सकते हैं। जो अरबों साल से सूर्य की रोशनी से अछूते हैं, यानी वहां कभी सूर्य की रोशनी पड़ी नहीं, और इसलिए वहां एक किस्म का परमानेंट शैडो है। यहां का तापमान 230 डिग्री से नीचे हो सकता है। यानी दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र चांद का बेहद दुर्गम इलाका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस क्षेत्र में गहरे गड्ढों में पर्याप्त मात्रा में बर्फ के अणुओं की मौजूदगी के संकेत पहले मिल चुके हैं। अंतरिक्ष विशेषज्ञों का मानना है कि क्योंकि दक्षिण ध्रुव में ज्यादा पानी की बर्फ है, जो एक मूल्यवान संसाधन है, और इसलिए भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही अपना रोवर भेज रहा है ताकि वहां जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा सके। हालांकि भारत के 2008 के चंद्रयान 1 के मिशन में भी चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। दक्षिण ध्रुव पर अत्यधिक ठंडा तापमान होने के चलते अनुमान ये भी कि अगर इस इलाके में कोई चीज फंसी होगी तो वो वहीं जमी होगी। बर्फ में जमे रहने से उसमें कोई बदलाव नहीं आया होगा। ऐसे में इस जगह की चट्टानों और मिट्टी से शुरुआत सौर मंडल के बारे में भी अहम जानकारियां मिल सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के दक्षिण ध्रुव के क्रेटर्स की रचना अपने आप में अनूठी है और वहां हमारे सौर मंडल के जन्म से संबंधित प्रमाण मिल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, पानी और बर्फ की इन विशेषताओं के चलते इस जगह पर मानव बस्ती बसाने की सबसे ज्यादा क्षमता है। असल में चांद का यह इलाका धरती के विपरीत है। इसकी स्पिन धुरी पृथ्वी की सौर कक्षा के तल से 23.5 डिग्री तक झुकी है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में चंद्रमा की दूरी केवल 1.5 डिग्री झुकती है। इस अनूठी ज्यामिति के चलते चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास कई गड्ढों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। अब उसी दक्षिण ध्रुव से सभी सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है। भारत का चंद्रयान 3 कूच करने वाला है। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लैंडर रोवर चंद्रमा पर 1 दिन तक काम करेगा, जो कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। यानी 2 हफ्तों तक रोवर चांद से संबंधित कई जानकारियां हम तक पहुंचाएगा। जैसा कि पहले बताया कि चंद्रयान 3 14 जुलाई से लॉन्च करेगा और 23 अगस्त के आसपास चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। ऐसे में यह सवाल लाजमी कि जब 50 साल पहले रूस 34 घंटे और नासा 4 दिन में चांद पर 3.8 लाख किलोमीटर जाने में कामयाब रहे, तो हमें करीब 40 दिन क्यों लग रहे हैं? तो जवाब छिपा है रॉकेट की डिजाइनिंग में, इस पर खर्च होने वाले ईंधन और चंद्रयान की स्पीड में। जितने कम दिनों में चांद पर पहुंचना चाहेंगे, ईंधन उतना ज्यादा होगा, खर्च भी उतना ही ज्यादा आएगा। उदाहरण के लिए चंद्र मिशन के लिए भारत में जिस
GSLV रॉकेट का इस्तेमाल हो रहा है वो पहली बार चांद पर इंसान को ले जाने वाले रॉकेट सैटर्न 5 के मुकाबले कम शक्तिशाली है और इसीलिए इस पर खर्च भी काफी कम आता है। इसरो ने हमेशा ही सीधे के बजाय चक्रीय रूट चुना, जिसमें पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पावर का लाभ उठाकर रास्ता तय किया जाता है। इसमें ईंधन बहुत कम खर्च होता है। दरअसल कम शक्तिशाली और छोटे रॉकेट चांद तक पहुंचने के लिए चांद और पृथ्वी दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से उनका ज्यादातर समय इन दोनों की परिक्रमा करने में बीत जाता है। और सबसे आखिर में अहम बात, 4 देशों ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की जो कोशिश की है उनमें सफलता का दर 52% रहा। मगर जहां तक चंद्रयान 3 का सवाल है तो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर साइंटिस्ट 100% आश्वस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।